हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर 9723। आज बच्चों आप लोगों को जेई मेन 29 जनवरी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 5 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से पढ़िएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आप लोग इस समय तो पूरे ज़ोर ज़ोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। आपके एडमिट कार्ड भी 28 से मिलना शुरू हो जाएंगे, बट एडमिट कार्ड तो मिल ही जाएगा आप लोग को। ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन 2 मिनट पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर उसके बाद लाइक, कमेंट्स और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। शेयर ज़रूर करें बच्चों। शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने दोस्तों को भी करने के लिए बोलिए और उनको शेयर भी करिए ये चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन मीन्स एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल ऑफ द एक्सपेंशन इज। टर्म्स ये आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, ये आर आपको गिवन है और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब भी हम कोई बाइनोमियल लिखते हैं, जैसे आपका बाइनोमियल a प्लस बी रेज़ टू पावर n है, ये बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल का हम लिखेंगे जनरल टर्म। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल टर्म। तो जब जनरल टर्म आपका लिखा जाएगा तो क्या बनेगा जनरल टर्म? TR+1, TR+1, आर हमें दिया हुआ है तो टोटल टर्म बनेगा 182। ठीक है, यहाँ से हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये आपका बन गया NCR, a रेज़ टू पावर n माइनस आर, b रेज़ टू पावर r। ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। क्या ये जनरल टर्म का फॉर्मूला? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, R+1 हमें गिवन है, टोटल टर्म गिवन है 183, तो R हो जाएगा आपका। अब इससे हम लोग फाइंड करना है। चलिए बाइनोमियल देखते हैं हम लोग का जो गिवन है वो क्या है बाइनोमियल। ठीक है, तो हमारा बाइनोमियल है √7 प्लस 12th √ 11 रेज़ टू पावर n। तो व्हाट इज ए, यहाँ से पहले ए देख लेते हैं। ये तो आपको MCQ के टाइम पे ये लिखना नहीं होता है, बट अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये 11 हो गया। अब ये जनरल टर्म में पुट कर दीजिए आप लोग। तो NCR A व्हाट इज ए, क्यूब रूट को लिख दो 7/3 n माइनस आर इंटू 11 रेज़ पावर 1/12 आर। अब इसे मल्टीप्लाई करो आप लोग तो क्या आ गया NCR 7 रेज़ पावर n माइनस r/3 11 r/12। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि n माइनस r3 का मल्टीपल होना चाहिए और r आपका 12 का मल्टीपल होना चाहिए। जो r है यहाँ से, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, यहाँ पे r/12 क्या होना चाहिए, हमें इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि r किसी का 12 का मल्टीपल होना चाहिए। r क्या होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अब के आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, बट हमारे पास नंबर ये टर्म्स गिवन है 183। अगर आप के पुट करते हो 0, 12, 24, 36 ऐसे पुट करते हो तो टोटल हम कहाँ तक पुट कर सकते हैं? टोटल हम यहाँ कहाँ तक पुट कर सकते हैं? 182 तक। मीन्स टर्म्स कहाँ तक बनेंगे? 182 टर्म्स बनेंगे। 1, 2, 3, 4, तो किस टर्म तक हम जा सकते हैं? 182 टर्म्स तक जा सकते हैं।
ठीक है, तो के यहाँ तक हो सकता है आपका। तो मीन्स आर आपका क्या मिल गया, 12 इंटू 182, क्योंकि 0 से जब स्टार्ट हुआ तो 182 हुआ, और वैसे भी r प्लस 1 इक्वल कर लो तो ये 82 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 टू जा कितना होता है 24, 12 8 जा 96, 2 8 9, 12 2 1, तो क्या आ गया r 2184। अब इसी बाइनोमियल में एक कंडीशन और होती है बेटा, वो क्या होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल r, n या r के इक्वल हो सकता है या n r से बड़ा हो सकता है। तो r तो हमें इतना मिल गया ना, इसका मतलब n एटलीस्ट कितना हो सकता है 2184, तो मीन्स n एटलीस्ट वैल्यू ऑफ n, n हमारे पास कितना आ गया 184, इट इज एटलीस्ट लीस्ट वैल्यू, ये आपका है लीस्ट वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा भी हो सकता, तो हमें लीस्ट पूछा गया, तो व्हाट इज n 2184, तो व्हाट इज आंसर, फर्स्ट आंसर इज हियर। कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर है, इट इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों ये आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको गिवन है और कितने सोल्यूशंस आपको पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सोल्यूशन हम लोग को फाइंड कैसे करते हैं कि जितने फैक्टर्स बनते हैं उतने सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली चेक करना है कि कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो ये रूट में है, ये एक्स में है, मीन्स ये प्रॉपर पॉलिनॉमियल नहीं है, तो हमें इसे प्रॉपर पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले 1/√x को ले लें t, तो 1/x किसके इक्वल हो गया, स्क्वायरिंग कर दोगे तो t स्क्वायर के। 1/√x को t ले लिया और 1/x बन गया t स्क्वायर। अब यहाँ पुट करते जाएं, तो चलिए पुट करते हैं, 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2। अब यहाँ पर भी पुट कर लें, 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पर चेक करो, पहले ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म है तो इसलिए इसे मल्टीप्लाई मत करो। सबसे पहले ये चेक करो कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 हो सकता है 6 इंटू 3, तो ये 9, ये 9, ठीक है। तो ये आ गया 2। तो अब इसका फैक्टर बनाना बहुत इजी हो गया, यहीं से हम देख सकते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो मीन्स आपका इस मेथड से क्या बनेगा 3t, और जो ऊपर 2 है उसको माइनस में लिख लें, फिर यहाँ से लिखें 3t, और जो नंबर ऊपर है उसे माइनस में लिख लें क्योंकि यहाँ माइनस है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 हो गया। अब 6 का फैक्टर बनाना है तो 6 इंटू 1 हो गया, 6 इंटू 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 3 हो गया, ये 1/2। तो मीन्स यहाँ 1 आया तो 1t आ गया, मीन्स t माइनस 3 आ गया। और दूसरे में क्या आ गया 2t, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा t के साथ और ये माइनस में जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। अब कितने फैक्टर पॉसिबल हो गए, जल्दी बताओ, यहीं से देख के आपको पता चल जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहीं से मालूम होगा कि हाँ ये भी मिडिल टर्म एक्सप्लिट हो रहे हैं, ये भी मिडिल टर्म एक्सप्लिट हो रहा है, दैट मीन्स कि 4 सोल्यूशन इज पॉसिबल यार। तो हाउ मेनी सोल्यूशन इज पॉसिबल, 4 सोल्यूशन। और क्या होंगे सोल्यूशन वो यहाँ से आप फाइंड कर लो, ठीक है। नंबर आपका आंसर आ गया, नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूशंस, कितने सोल्यूशंस आ गए 4 आ गए। अब अगर आपको आगे करना हो तो यहाँ t है, t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/√x, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 9th क्वेश्चन देखो कितना सिंपल और इजी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस y = yx बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड इनिशियल कंडीशन ऑल्सो हैज गिवन, y π/4 = -1/log e2। ये आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसे, cos
एक्स लॉग, बच्चों लॉग ई बेस को हम डायरेक्ट लॉग एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि कुछ गलत लिख रहे हैं इसी को, क्योंकि बार बार ये लिखना पॉसिबल नहीं है, तो एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया कि आप लोग इसको ध्यान में रखना। होल स्क्वायर dy, ठीक है। अब इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो दिस विल बी माइनस साइन एक्स माइनस 3y साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। बच्चों सबसे पहले इसका dy/dx के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें मालूम हो कि ये होमोजीनियस है या लीनियर है। बट होमोजीनियस तो होगा नहीं, क्योंकि ये y/x फॉर्म नहीं है, y/x फॉर्म नहीं है। तो बस ये पता करना कि सेपरेशन है या लीनियर है। तो सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही चीज़ हो सकता है, लीनियर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको इधर ले आओ। तो यहाँ लिखो dy/dx इक्वल, अब ब्रैकेट ओपन करते जाओ, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3y साइन एक्स लॉग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब इन्हें y वाली टर्म को और भी सेपरेट करो, dy/dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स होल स्क्वायर। इस तरह से आप करते रहो, 3 साइन एक्स लॉग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स होल स्क्वायर। बेटा देखो दोनों जगह पे आप लोग का साइन ओवर कॉस मिल रहा है, तो इसे आप 10 लिख सकते हो, ठीक है, इसे भी 10 लिख सकते हो। और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पर y भी है, इसे इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये हो गया -3 साइन एक्स, ओके, लॉग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स होल स्क्वायर। देखो यहाँ कैंसिल कर सकते थे, बट किए नहीं, अभी कर देते हैं। पहले फॉर्मेशन हम आपका बना लें, ठीक है, लॉग कॉस एक्स होल स्क्वायर। देखो यहाँ से ये कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन को क्या लिख दे, 10 लिख दे, साइन ओवर कॉस को क्या लिख दे, 10, ठीक है, 10 लिख देते हैं, dy/dx माइनस 3 tan x अपॉन लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस यहाँ भी 10 लिख दो अपॉन। अब आप पूछ सकते हो बच्चों कि आपने 10 क्यों किया, तो बेटा अगर आप डिफ्रेंशिएशन इसका करो तो लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -10x, ठीक है, तो इसलिए इसे 10 में कन्वर्ट कर दिए ताकि आपको इजीली इसका डिफ्रेंशिएशन दिख जाए। तो चलिए देखिए, ये y है, अब आपको ये दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, dy/dx प्लस py इक्वल q, p और y किसके फंक्शन है, x के, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फाइंड करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फिर हम लिखते हैं सोल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखेंगे सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, कि ये चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, e⁻⁴ इंटीग्रेशन आप p क्या है, ये पूरा का पूरा विद साइन p है, तो साइन के साथ लिखना है 3
10x अपॉन लॉग cos x dx। ओके, अब देखो log cos x का यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि log cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए log cos x का डिफ्रेंशिएशन, देखो 1/cos x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, तो क्या आ गया माइनस 10x। बट ये ज़्यादातर बच्चों को एज अ फॉर्मूला लर्न होता है कि log cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस 10x होता है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है बच्चों। अब ये हो गया आपका 10x 1/t, 3 बाहर आ गया 1/t, तो log t हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ले आए पावर में log t। अब यहाँ भी बेस e है, तो e से e एलिमिनेट हो गए, किसके इक्वल हो गया टी क्यूब के। अब टी क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या है टी क्यूब की वैल्यू, ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना यहाँ भी यही होगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे टी क्यूब लॉग cos x होल क्यूब, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन आपने यहाँ देखा हुआ है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log cos x होल क्यूब इक्वल इंटीग्रेशन q इज माइनस 10x अपॉन log cos x होल स्क्वायर इंटू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी q तो आपने लिख लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x होल क्यूब dx, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल, क्या बचा आपका माइनस 10x log cos x dx। अभी बच्चों आपको बताएं यहाँ पर कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो ये बन गया t, क्या बन गया t, तो जब ये t का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ गया t²/2 आ गया, क्या आ गया t²/2, t मीन्स log cos x होल स्क्वायर/2 प्लस c। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही जगह पे log cos x को हम लोग क्या लिए हैं, log cos x को क्या सपोज किया गया t, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। log cos x t है, दोनों जगह पे एक ही वेरिएबल ले लिया गया है। चलिए अब आगे इसको करते हैं log x। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है, तो चलिए अभी इसको आगे करते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा दूसरा पेज लेना पड़ेगा बच्चों, हाँ ये चलिए, तो अब ये चीज़ हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, y इंटू log cos x होल स्क्वायर क्यूब, सॉरी, और t हो गया log cos x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखो बच्चों आपको बताए थे कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन भी दे रखा है, क्या दे रखा है इनिशियल कंडीशन, y π/4 मीन्स ये x की वैल्यू है और ये आपके y की वैल्यू, इट इज वैल्यू ऑफ x एंड इट इज वैल्यू ऑफ y। नाउ यू हैव टू पुट हियर, अब इसको यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर पुट करोगे, तो चलिए ये पुट करते हैं। तो y x इक्वल π/4 एंड y इक्वल माइनस log 2 बेस c। आप जान रहे हो कि जहां पर भी हम log लिख रहे हैं वो बेस c का लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप π/4 पुट करो, log cos π/4 क्या होता है 1/√2 होल क्यूब, यहाँ पर भी log 1/√2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब y की भी वैल्यू गिवन है बेटा, माइनस 1/2 log, सॉरी माइनस log 2 है, सॉरी y
minus log 2. Now can write down minus log root 2. ये भी log की प्रॉपर्टी है. 1/2 log 1/2 होल स्क्वायर प्लस c. अब देखो बच्चों, इसको 1/2 कर दो. क्या कर दो? 1/2 माइनस log 2. अब 1/2 करेंगे तो ये भी √2 है बेटा, √2. तो √2 को कर दे यहाँ पर भी, तो माइनस √2 माइनस √2 कर देते हैं. ठीक है, अब इसको बाहर लाएंगे तो माइनस 1/2 log 2 होल क्यूब इक्वल 1/2 माइनस 1/2 log 2 होल स्क्वायर. अब माइनस 1/2 1/8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/8 log. शायद बच्चों कुछ मिस्टेक हो रहा, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/8 हो गया. अब ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया? log 2 होल स्क्वायर. सेम ईयर 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. 4 2 जा 8 हो गया, 1/8 log 2 होल स्क्वायर प्लस c. अब देखो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0. c की वैल्यू आ गई 0. तो अब ये c की वैल्यू 0 क्या करेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे. किसमें? जो इक्वेशंस हम लोगों ने फाइंड कर रखे थे. ठीक है, इक्वेशंस हमारा यहीं पर है. देखो ये क्या फाइंड कर रखे हैं यहाँ पर, ये इक्वेशंस फाइंड कर रखे हैं. ठीक है, यहाँ पर इक्वेशंस फाइंड कर रखे हैं. तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या पुट कर दी है? 0. तो ये 0 हो गया. y log cos x होल क्यूब. ये आपका सोल्यूशन आ रहा है. क्या आ रहा है? सोल्यूशन. इक्वल 1/2 log cos x होल स्क्वायर. c तो 0 हो गया बच्चों. अब देखो ये भी होल क्यूब है और ये होल स्क्वायर है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा. एक क्या हो जाएगा? कैंसिल. ये यहाँ से कैंसिल हो गया. y log cos x इक्वल 1/2 हो गया. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है. क्या वैल्यू फाइंड करनी है? इसको इधर ले आते हैं, फिर फाइंड करते हैं वैल्यू. y इक्वल 1/2 log cos x. ठीक है, अब वैल्यू पुट x इक्वल π/6, तो y π/6 यहाँ पुट कर देते हैं. 2 log cos π/6 मीन्स cos 30. cos 30 √3/2 होता है बच्चों. अब इसको कर लो log m/n का फॉर्मूला. log m/n log m माइनस log n. अब देखो ये √3 है, 3 का पावर क्या हो गया? 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 1/2 log 3. और यहाँ 2 बाहर कर दो तो ये इसके ऊपर आ जाएगा. तो ये log 2 स्क्वायर हो गया. ये कैंसिल 1/, log 3 माइनस log 4. देखे आ गया आपका आंसर. तो विच आंसर इज करेक्ट? आप यहाँ देख सकते हो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है. तो विच आंसर इज करेक्ट? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. ओके, तो योर आंसर इज फर्स्ट करेक्ट. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो बच्चों आपके आगे ये क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चन आप देखो. ये डिफाइन अ रिलेशन और ऑन द इंटरवल. इंटरवल आपका 0 to π/2 है, मीन्स sec और tan दोनों पॉजिटिव होंगे. इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू 1. रिलेशन आर आपको डिफाइन है XY सच दैट. क्या डिफाइन है? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल 1. अब इसे हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं है. तो बच्चों ये देख के देखो, जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी लर्न होगी, क्योंकि ये बेसिकली एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड है,
वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर ये आइडेंटिटी आपको लर्न है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये तो होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लेते हैं, सेम एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सेम एलिमेंट। तो जब आप सेम एलिमेंट लोगे तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन गया, और ये होता 1 है तो ये ट्रू हो गया, मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब ऐसे हमें सिमेट्रिक चूज करना है, तो सिमेट्रिक में हमें कन्वर्स भी चाहिए होता है। तो एक्स आर वाई तो हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल 1। अब हमें जस्ट इसका उल्टा बना देना है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज कर लो। सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये लिख दो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर वाई माइनस, तो प्लस 1 हो गया इक्वल 1 हो गया। अब देखो ये 1 इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई इक्वल -1। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल गया सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो ये भी कंडीशन आपके सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ से देखो एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो गए, तो मीन्स ये आपका बन गया वाई आर एक्स, तो ये सिमेट्रिक भी है। क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमें करना है ट्रांसटिव। क्या करना है, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव करने के लिए क्या करना होगा, 2 एलिमेंट और हमें लेने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन हम लोग लेंगे एक्स आर वाई, और सेकेंड लेंगे वाई आर जेड, क्योंकि जहाँ पे ये खत्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी रिलेशन हम लोग लिख लें पहले, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल 1। फिर इसका रिलेशन लिख दें सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड, ठीक है, इक्वल 1। ये फर्स्ट लिख लेते हैं और ये सेकंड लिख लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, ऐड करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड, और 1 + 1 क्या हो गया, 2। अब देखो इस पार्ट को ये 1 हो जाएगा +1, और ये इसके साथ हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स जेड को एक साथ लिख लिया, ये हो गया +1 इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल हो गया 1। अब देखो एक्स का रिलेशन किसके साथ बन गया, जेड का, तो मीन्स यहाँ आपका बन गया एक्स आर जेड। तो ये क्या रिलेशन बन गया, ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो आप देख रहे हो कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको तीनों ही पार्ट मिल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव भी मिला, सिमेट्रिक भी मिला, और ट्रांजिटिव भी मिला। दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन, विच ऑप्शन, ए इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें ओरल भी, ये बिल्कुल ओरल देख के पता चल रहा है, अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो ओरली पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंस जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसे एक बार रीड करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। E1 इलिप्स इज गिवन A ग्रेटर देन B, ठीक है, एंड E2 x² प्लस y² A लेस देन B, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना और ये वर्टिकल इलिप्स बना। अगर आप इनका फिगर बनाते हो तो ये फिगर आपका ऐसे कुछ बनेगा। देखो मेरा फिगर बहुत अच्छा नहीं है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं, फिर भी एक फिगर तो मैथ्स में कभी कभी बनाना ही पड़ता है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन E1, ठीक है।
अब ऐसे आप बनाओगे E2, क्या बनाओगे E2। तो चलिए E2 ऐसे वर्टिकल बन जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A लेस देन B है, ये E2 हो गया। और ये दोनों इलिप्स इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, A B C एंड D। तो ये देखोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल सा बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, तो दैट मीन्स इट इज़ रेक्टेंगल। ये क्या बनेंगे रेक्टेंगल, क्योंकि इलिप्स क्या होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के। ये तो हो गया फिगर जो आप कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना दिया, एक रफ डायग्राम सा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। बेसिकली हमें फाइंड करना है ABCD। तो अब आपको क्या क्या कंडीशन गिवन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंडीशंस हम लोग लिखते हैं, क्या क्या कंडीशंस हमें गिवन है। दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है, दोनों की इसेंट्रिसिटी मीन्स E1 की भी इसेंट्रिसिटी और E2 की भी इसेंट्रिसिटी आपकी सेम है, किसके इक्वल 1/√3 के, चाहे वो E1 हो या E2 हो। लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज दिस, इसका लेटेस्ट रेक्टम और इसका लेटेस्ट रेक्टम, दोनों के लेटेस्ट रेक्टम का प्रोडक्ट गिवन है, क्या गिवन है 32/√3, ये आपको गिवन है। अब नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1, तो फोकाई कहाँ होता है, आई होप सो कि यहाँ पर कहीं होगा और यहाँ पर कहीं होगा। तो फोकाई जहाँ पर होता है, फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2AE होता है। ये आपका फोकाई है S1, ये है S2, तो S1 S2 होता है आपका 2AE, ये फोकाई होता है, ठीक है। और ये फोकाई आपको किसके इक्वल गिवन है 4 के इक्वल गिवन है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें गिवन है। अब आपको अगर फार्मूला लर्न होगा तो फटाफट सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से यहीं से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें E3 गिवन है, ठीक है, तो A मालूम हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2AE इक्वल 4, ये हो गया 2 और E हो गया 1/√3, तो A आ गया 2√3, ये आ गया A इक्वल हो गया 2√3, ये मालूम हो गया। अब इसके बाद है हमारा लेटेस्ट रेक्टम, क्या है लेटेस्ट रेक्टम, E1 का लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E1 का क्या लिखोगे 2B² A, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि A और B दोनों गिवन है कि नहीं गिवन है, तो B भी गिवन है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो B का रिलेशन क्या होता है, A² माइनस A² E² बाई A, ये B² का रिलेशन होता है, ये B का रिलेशन है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, B² इक्वल A² 1 माइनस E², तो इसी रिलेशन को यूज किया गया है। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2। अब ये करते हैं, क्या हो गया 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस अब बताओ ये क्या 2 का स्क्वायर हो गया 4, A 2√3, 2 कैंसिल, तो ये लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गया 8/√3, ये लेटेस्ट रेक्टम आ गया फर्स्ट का। L1 आपका निकल गया, ठीक है, L1 आपका लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है जल्दी बताओ। L1 इंटू L2 गिवन है, ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। L1 इक्वल हो गया 8/√3, ये आ गया। अब L2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, L2 में A इज लेस देन B, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा। L2 का फॉर्मूला हो गया 2A² बाई B, ये हो गया,
ठीक है, ये L2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, L1 इंटू L2 इक्वल 32/√3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, L1 8/√3 इंटू 2 A²/B इक्वल 32/√3। ये कैंसिल, ये 2 जा 16, 16 2 आ गया। मीन्स आपको रिलेशन मिल गया A² इक्वल टू B। क्या रिलेशन मिला, A² इक्वल टू B रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी सेम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर A हो गया और यहाँ पे B हो जाएगा। तो नाउ राइट डाउन रिलेशन, A² इक्वल B² माइनस B² E²। A² इज इक्वल टू किसके इक्वल है, A² 2B के, यहाँ 2B पुट कर दो इक्वल B² कॉमन कर लेते हैं 1 माइनस E², ये और ये कैंसिल, 2 इक्वल B। अब बताओ बच्चों E² क्या है 1/√3, तो 1/3 आ गया, तो ये 2/3 हो गया। B की वैल्यू क्या आ गई 3, B की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ से A² की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, A² की, यहाँ पर है। तो A² इज 6, ये आ गई। तो आपके पास सभी की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन में और फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इक्वेशंस बना लेते हैं A और B। ठीक है, तो चलिए A और B यहाँ पुट करिए। B है आपका 8। ठीक है, तो चलिए A² फर्स्ट E1 X² अपॉन A 4 3 जा 12 आ गया, प्लस Y² अपॉन B² की वैल्यू 8 आ गई इक्वल 1। अब इसी तरह से नेक्स्ट फाइंड करें। ठीक है, ये नेक्स्ट फाइंड करें E2 X² क्या है, A² 6, Y² 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया इक्वल 1। ये आपका बन गया सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। बेसिकली ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ABCD क्या है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स इन दोनों को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 ये सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो फर्स्ट इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 लिख लेते हैं पहले, ये लिख लिया। वैसे तो ये सारे कैलकुलेशन करना आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है बच्चों। ठीक है, 9 2 जा 18 हो गया, 1/2 हो गया, ये सब में मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का। अब आप माइनस करोगे, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये आ गया। ठीक है, Y²/8 माइनस Y²/18 इक्वल 1/2। तो अब 8 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 8 और 18 का एलसीएम, तो 8 2 हो गया, 4 9 जा 36, 72 हो गया। 9Y² माइनस 18 4 जा इक्वल 1/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर Y² डायरेक्ट थोड़ा लिखते हैं बेटा, Y² इक्वल 72/2 इंटू 5 हो गया, 36 हो गया। तो Y कितना आ गया, प्लस माइनस 6/√5 आ गया। Y की वैल्यू आ गई। अब Y की वैल्यू इनमें से किसी में भी पुट कर दो, X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Y की वैल्यू से X की
वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, 36/5, तो 4/5 हो गया, क्या आ गया 4/5, 1 माइनस 4/5, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 6, 1/5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 6/5, एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया प्लस माइनस √6/5, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू के बाद क्या करना, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट ए बी सी डी। तो देखो बी किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में होते हैं दोनों ही पॉजिटिव, तो √6/5 और 6/5, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, मीन्स आपको बहुत इजी है ये चीज देखना। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू मिलेगी, ये लेंथ किसकी मिलेगी, एक्स की मिलेगी, मीन्स ये लेंथ हो गया। हमें एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया, आई होप सो फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें एल चाहिए, चलिए यहीं लिख देते हैं एल, क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है हमेशा। तो एल हो गया 2√6/5। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओगे तो ये y डबल हो जाएगा, y कितना है 6/5। अब ये y को डबल कर दो तो ब्रेथ आ गया, ब्रेथ आ गया 12/5, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, एरिया क्या आ गया 12 2 24, 24√6/5 हो गया, ये आंसर आ गया 24√6/5, इट इज आंसर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। ये देखो कितना अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख करके फॉर्मूले को बस फॉर्मूले में पुट करते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ बहुत क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बट सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।